हेलो दोस्तों, आज हम रसायन विज्ञान के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। अम्ल, भस्म एवं लवण। अम्ल वे यौगिक पदार्थ है जिनमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापन के रूप में रहता है। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल एक ऐसा यौगिक है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। ब्रोंस्टेड एवं लोरी सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटॉन प्रदान करने की क्षमता रखता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्लों के उपयोग खाने के काम में, जैसे खट्टे दूध, सिरका एवं अचार, सोडा वाटर एवं अन्य पेय, अंगूर, सेब, नींबू एवं नारंगी। खाना पचाने में HCl अम्ल का उपयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है। लोहा पर जस्ते की परत चढ़ाने के पहले लोहे को साफ करने में H2SO4 एवं HNO3 का प्रयोग किया जाता है। नोट: कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल प्रयुक्त किया जाता है। कुछ अम्लों की प्रबलता बढ़ते हुए क्रम में HCl सबसे हाई होता है इसकी प्रबलता, उसके बाद HNO3, उससे कम H2SO4 और उससे भी कम CH3COOH। अम्लराज: यह 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है। यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है। भस्म: ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल देता है भस्म कहलाता है। ब्रोंस्टेड लोरी के सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें प्रोटॉन ग्रहण करने की क्षमता हो भस्म कहलाता है। लुईस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार वह यौगिक जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की क्षमता होती है भस्म कहलाता है। भस्म 2 प्रकार के होते हैं, जल में विलेय भस्म और जल में अविलेय भस्म। जल में विलेय भस्म वैसा भस्म जो जल में विलेय हो क्षार कहलाता है। यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तथा स्वाद में कड़वा होता है, जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड आदि। जल में अविलेय भस्म ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कर लवण एवं जल बनाते हैं, लेकिन क्षार के अन्य गुण प्रदर्शित नहीं करते, जैसे ZnOCuOH2 FeO Fe2O3 आदि। कुछ प्रमुख भस्मों के उपयोग: पहला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। A, घरों में चूना पोतने में। B, गारा एवं प्लास्टर बनाने में। C, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। D, चमड़ा के ऊपर का बाल साफ करने में। E, जल को मृदु बनाने में। F, अम्ल के जलन पर मरहम पट्टी करने में। दूसरा, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। A, साबुन बनाने में। दूसरा, B, पेट्रोलियम साफ करने में। C, दवा बनाने में। D, कपड़ा एवं कागज बनाने में। E, कारखानों को साफ करने में। तीसरा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पेट की अम्लता को दूर करने में। लवण, अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप एवं जल का निर्माण होता है। इसकी रिएक्शन होती है NaOH + HCl एरो NaCl + H2O। कुछ प्रमुख लवणों के उपयोग: साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड खाने के रूप में एवं अचार के परिरक्षण में इसका उपयोग होता है। दूसरा, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, पेट की अम्लता को दूर करने एवं अग्निशामक यंत्रों में इसका उपयोग किया जाता है। तीसरा, धवन सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट, कपड़ा धोने में इसका उपयोग होता है। चौथा, कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका उपयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। पांचवा, पोटेशियम नाइट्रेट, बारूद बनाने में इसका उपयोग होता है। pH स्केल, किसी विलयन की अम्लता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए pH मापदंड का प्रयोग किया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है pH = -log ब्रैकेट में प्रोटॉन H+, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण के
व्युत्क्रम के लघु गणक को उस विलयन का पीएच कहते हैं। किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और पीएच मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्षारीय होता है। नोट: सोरेनसेन ने 1909 में पीएच स्केल दिया। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। जीवित प्राणी केवल संकीर्ण पीएच परास में ही जीवित रह सकते हैं। वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। पीएच परिवर्तन के कारण दंतक्षय: मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का एनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है। शराब पीकर गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरों की जांच करने के लिए पुलिस द्वारा प्रयुक्त श्वास विश्लेषक अम्ल क्षार अभिक्रिया के आधार पर कार्य करता है। विलयन: विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांग मिश्रण है जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलय और विलायक की अपेक्षिक मात्राएं एक निश्चित सीमा तक निरंतर परिवर्तित हो सकती हैं। किसी विलयन में विलय के कणों की त्रिज्या 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से कम होती है, अतः इन कणों को सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी नहीं देखा जा सकता। विलयन स्थायी एवं पारदर्शक होता है। विलयन के प्रकार: ठोस में ठोस का विलयन देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा मिश्र धातुएं जैसे पीतल, तांबा में जस्ता। दूसरा, ठोस में द्रव का विलयन देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा थैलियम में पारा का विलयन। तीसरा, ठोस में गैस का विलयन, उदाहरण कपूर में वायु का विलयन। चौथा, द्रव में ठोस का विलयन, उदाहरण पारे में लेड का विलयन। पांचवा, द्रव में द्रव का विलयन, उदाहरण जल में अल्कोहल का विलयन। छठा, द्रव में गैस का विलयन, उदाहरण जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन। सातवां, गैस में ठोस का विलयन, उदाहरण धुआं वायु में आयोडीन का विलयन। आठवां, गैस में द्रव का विलयन, उदाहरण कोहरा बादल अमोनिया गैस का जल में विलयन। 9, गैस में गैस का विलयन, उदाहरण वायु गैसों का मिश्रण। विलय और विलायक: विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक कहते हैं तथा जो पदार्थ कम मात्रा में उपस्थित रहते हैं उसे विलय कहते हैं। जिस विलायक का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। जल का डाई इलेक्ट्रिक नियतांक का मान अधिक होने के कारण इसे सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। विलायक का उपयोग: पहला, औषधि के निर्माण में। दूसरा, निर्जल धुलाई में ब्रैकेट में पेट्रोलियम, बेंजीन, ईथर जैसे विलायकों का। तीसरा, इत्र निर्माण में। चौथा, अनेक प्रकार के पेय व खाद्य पदार्थों के निर्माण में। संतृप्त विलयन: किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली हुई हो संतृप्त विलयन कहलाता है। असंतृप्त विलयन: किसी निश्चित ताप पर बना ऐसा विलयन जिसमें विलय पदार्थ की और अधिक मात्रा उस ताप पर घुलाई जा सकती है असंतृप्त विलयन कहलाता है। अति संतृप्त विलयन: ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलय की मात्रा उस विलयन को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो अति संतृप्त विलयन कहलाता है। विलयिता: किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ की उस विलायक में विलयिता कहते हैं। फॉर्मूला: विलयिता बराबर विलय की मात्रा बटे में विलायक की मात्रा इंटू 100। किसी पदार्थ की विलायक में विलयिता विलायक तथा विलय की प्रकृति पर, ताप एवं दाब पर निर्भर करती है। सामान्य ठोस पदार्थों की विलयिता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। कुछ ठोस पदार्थों की विलयिता ताप बढ़ाने से घटती है, जैसे सोडियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट आदि। किसी द्रव में गैस की विलयिता ताप बढ़ने से घटती है। विलयिता पर दाब का प्रभाव: दाब बढ़ाने पर द्रव में गैस की विलयिता बढ़ती है। विलयन का सांद्रण: किसी विलायक या विलयन की इकाई मात्रा में उपस्थित विलय की मात्रा को विलयन का सांद्रण कहते हैं। जिस विलयन में विलय की पर्याप्त मात्रा घुली रहती है उसे सांद्र विलयन कहा जाता है और जिसमें विलय की कम मात्रा घुली रहती है उसे तनु विलयन कहा जाता है। सभी तनु विलयन असंतृप्त विलयन होते हैं। जो विलयन जितना ही अधिक तनु होता है वह उतना ही अधिक असंतृप्त होता है। परिक्षेपण: जब किसी पदार्थ के कण
ब्रैकेट में है परमाणु, अणु या आयन, दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितरा दिए जाते हैं तो यह क्रिया परिक्षेपण कहलाती है। पहले पदार्थ को परिक्षेपित पदार्थ और दूसरे को परिक्षेपण माध्यम कहा जाता है। परिक्षेपण के फलस्वरूप दो प्रकार के पदार्थ बनते हैं। पहला विषमांग पदार्थ जिसमें निलंबन एवं कोलाइड आते हैं, दूसरा समांग पदार्थ जिसमें वास्तविक विलयन आता है। निलंबन, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻³ सेंटीमीटर से 10⁻⁴ सेंटीमीटर या इससे अधिक होता है। इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार नहीं आ जा सकते। ये अस्थायी होते हैं तथा इनके कणों को परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण, नदी का गंदा पानी, वायु में धुआं आदि। कोलाइड, इसमें परिक्षेपित कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर और 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। इसके कणों को नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, बल्कि सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आ जा सकते हैं, लेकिन चर्म पत्र से नहीं निकल सकते। इसके कणों में परिक्षेपण माध्यम से अलग हो जाने की बहुत कम प्रवृत्ति पाई जाती है। उदाहरण, दूध, गोंद, रक्त, शाही आदि। कोलाइड के विभिन्न प्रकार। सोल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में परिक्षेपित होने से होते हैं उसे सोल कहा जाता है। रबर के दस्तानों का निर्माण विद्युत लेपन द्वारा रबर सोल से किया जाता है। जेल, वैसा कोलाइड जिसमें ठोस कण द्रव में समान रूप से परिक्षेपित होते हुए हैं पर उनमें प्रबलता नहीं होती, जेल कहलाती है, जैसे जेली और जिलेटिन। एरोसोल, किसी गैस में द्रव या ठोस कणों का परिक्षेपण एरोसोल कहलाता है। जब परिक्षेपित कण ठोस होता है तो ऐसे एरोसोल को धुआं कहा जाता है, और जब परिक्षेपित पदार्थ द्रव होता है तो ऐसे एरोसोल को कोहरा कहा जाता है। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसोल, अल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। पायस, जब किसी कोलाइड में एक द्रव के सारे कण दूसरे द्रव के सारे कणों में परिक्षेपित हो जाते हैं लेकिन घुलते नहीं है तो इस कोलाइड को पायस कहते हैं। पायस बनाने की प्रक्रिया को पायसीकरण कहते हैं। दूध एक प्राकृतिक पायस है जबकि पेंट एक कृत्रिम पायस। कोडविलर तेल जिसमें जल के कण तेल में परिक्षेपित होते हैं भी पायस का उदाहरण है। सबसे बड़े पैमाने पर पायसी कारक के रूप में साबुन और डिटर्जेंट का प्रयोग किया जाता है। इनकी पायसीकरण की प्रकृति कपड़ों को धोने में सहायता करती है। पायसी कारकों का प्रयोग अयस्कों के सांद्रण में भी किया जाता है। झाग, द्रव में गैस का परिक्षेपण झाग कहलाता है। ये साबुन से उत्पन्न होते हैं। वास्तविक विलयन, इनके कण आणविक आकार वाले होते हैं, अर्थात इनके कणों का आकार 10⁻⁷ से 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। इसके कण छन्ना पत्र के आर पार आसानी से आ जा सकते हैं। यह सबसे स्थायी एवं पारदर्शक होता है। ये आँख तथा सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते। अपोहन, कोलाइड विलयन को वास्तविक विलयन से पृथक करने की प्रक्रिया अपोहन कहलाती है, अर्थात इस विधि द्वारा कोलाइडी विलयन को शुद्ध किया जाता है। ब्राउनी गति, कोलाइडी विलयन के कण लगातार इधर उधर भागते रहते हैं, इसे ब्राउनी गति कहते हैं। यह कोलाइड कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। कण जितने ही सूक्ष्म होते हैं तथा माध्यम की सांद्रता जितनी ही कम होती है एवं ताप जितना ही अधिक होता है यह गति उतनी ही तेज होती है। स्कंदन, जब कोलाइडी विलयन में कोई विद्युत अपघट्य मिलाते हैं तो कोलाइड कणों का आवेश उदासीन हो जाता है और उसका अवक्षेपण हो जाता है, इसे स्कंदन कहते हैं। वास्तविक विलयन और कोलाइड विलयन में अंतर। वास्तविक विलयन में पदार्थ के कणों का आकार 10⁻⁷ से कम रहता है और कोलाइडी विलयन में पदार्थ के कणों का आकार प्राय 10⁻⁷ सेंटीमीटर से -10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच रहता है। दूसरा, वास्तविक विलयन में पदार्थ के कण हर अवस्था में अदृश्य होते हैं और कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों से उत्पन्न प्रकाश प्रकीर्णन को अल्ट्रा माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। वास्तविक विलयन में पदार्थ का कण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं करते और कोलाइडी विलयन ये कण प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं। वास्तविक विलयन, इस विलयन का परासरणी दाब अधिक होता है। कोलाइडी विलयन, इसका परासरणी दाब अपेक्षाकृत कम होता है। वास्तविक विलयन, यह समांगी तथा एकांकी प्रावस्था वाला होता है और कोलाइडी विलयन यह विषमांग तथा दो प्रावस्था वाला होता है। टिंडल प्रभाव, जब किसी कोलाइडी विलयन में तीव्र प्रकाश गुजारते हैं और इसके लंबवत रखे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण काली पृष्ठभूमि में आलपीन की नोक की भांति चमकने लगते हैं, इसे टिंडल प्रभाव कहते हैं। टिंडल प्रभाव का कारण प्रकाश का प्रकीर्णन है। बफर विलयन,
वह विलयन जो किसी अम्ल या क्षार की साधारण मात्राओं को अपने प्रभावी अम्लता या क्षारता में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना अवशोषित कर लेता है, इसे बफर विलयन कहते हैं। जैसे सोडियम एसीटेट तथा एसिटिक अम्ल का मिश्रण एक प्रभावी बफर है जब उसे पानी में विलीन किया जाता है। विलयन का रंग सूचक अगर मिथाइल ऑरेंज है तो अम्लीय विलयन में गुलाबी रंग का होगा, क्षारीय विलयन में पीला होगा और उदासीन विलयन में नारंगी रंग का होगा। सूचक लिटमस अम्लीय विलयन लाल होगा, क्षारीय विलयन नीला कर देगा और उदासीन विलयन बैंगनी कर देगा। फिर अगर फिनोल्फ्थेलिन को लिया सूचक के रूप में तो अम्लीय विलयन रंगहीन कर देगा, क्षारीय विलयन गुलाबी कर देगा और उदासीन विलयन रंगहीन कर देगा। कार्बन एवं उसके यौगिक। कार्बन एक अधातु है, इसकी परमाणु संख्या 6 है। इसे आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 4a में रखा गया है। अपरूपता वैसे पदार्थ जिनके पर रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न हो अपरूप कहलाते हैं और इस घटना को अपरूपता कहते हैं। कार्बन के दो मुख्य अपरूप है, हीरा एवं ग्रेफाइट। हीरा के प्रमुख गुण, यह ताप एवं विद्युत का कुचालक होता है। दूसरा, यह दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है, यह किसी भी द्रव में नहीं घुलता, इस पर अम्ल क्षार आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तीसरा, इसके रवे घनाकार होते हैं। चौथा, इसका अपवर्तनांक 2.417 होता है, अतः पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण यह बहुत चमकता है। इस पर रेडियम से निकलने वाली एक्स किरणों के पड़ने पर यह हरा रंग प्रदर्शित करता है। पांचवा, शुद्ध हीरा पारदर्शक एवं रंगहीन होता है। कुछ हीरे काले होते हैं जिन्हें बोट कहते हैं, इसका उपयोग शीशा काटने में किया जाता है। ग्रेफाइट के प्रमुख गुण, यह विद्युत का सुचालक होता है, इसका आपेक्षिक घनत्व 2.2 होता है। तीसरा, कागज पर रगड़ने से यह उस पर काला निशान बना देता है, इसलिए इसको काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का उपयोग पेंसिल बनाने में, परमाणु भट्टी में इलेक्ट्रोड के रूप में एवं कार्बन आर्क बनाने में किया जाता है। हीरे में कार्बन sp3 एवं ग्रेफाइट में कार्बन sp2 प्रसंकरित रहता है। हाइड्रोकार्बन, कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक जो हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन का एक प्राकृतिक स्रोत पेट्रोलियम ब्रैकेट में कच्चा तेल है, जिसे प्रकृति द्वारा पृथ्वी में कुछ विशेष प्रकार के अवसादी चट्टानों के बीच बने भंडारों में संरक्षित किया गया है। हाइड्रोकार्बन की 3 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और तीसरा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती है, उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 द्वारा दर्शाया जा सकता है, जहां n किसी अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या दर्शाता है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन आदि एल्केन के प्रमुख उदाहरण है। दूसरा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम 2 निकटस्थ कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध अथवा त्रिबंध बनाकर अपनी संयोजकता की संतुष्ट करते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। द्विबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्किन कहते हैं। एल्किन श्रेणी का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n होता है। इस श्रेणी का पहला सदस्य एथीन C2H4 है। त्रिबंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्काइन कहलाता है। एल्काइन का सामान्य रासायनिक सूत्र CnH2n-2 होता है। सबसे सरल एल्काइन एथाइन ब्रैकेट में C2H2 और H-C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, सरलतम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। इसकी संरचना वलय होती है जो निम्न है। कार्बन 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 लिख देते हैं, उसके ऊपर एरो से हाइड्रोजन की बॉन्डिंग को समझाते हैं। समावयवता, जब 2 या 2 से अधिक यौगिकों के अणु सूत्र समान होते हैं परंतु उनके गुणों में अंतर होता है, तब इस विशेष गुण को समावयवता कहते हैं और प्राप्य यौगिक एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं। इसके 2 मुख्य प्रकार हैं। पहला संरचनात्मक समावयवता, दूसरा त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता, यह परमाणु के भिन्न बंधों के कारण उत्पन्न होती है। दूसरा त्रिविम समावयवता, यह अंतरिक्ष में परमाणुओं के भिन्न प्रबंध के कारण उत्पन्न होती है। बहुलकीकरण, जब एक ही यौगिक के 2 अथवा अधिक अणु आपस में संयोग करके एक बड़ा अणु बनाते हैं तब इस अभिक्रिया को बहुलकीकरण कहा जाता है। इस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणु को मोनोमर और उत्पाद को पॉलीमर अर्थात बहुलक कहते हैं। बहुलकीकरण की विशेषताएं, पहला, इसमें एक ही यौगिक के अणु परस्पर संयोग करते हैं। दूसरा, किसी भी अणु का निष्कर्षण नहीं होता। तीसरा,
बहुलक का अणुभार मूल यौगिक के अणुभार का गुणक होता है। अगले पॉइंट, प्राकृतिक बहुलक के उदाहरण है स्टार्च एवं सेलुलोज। प्लास्टिक प्राकृतिक प्लास्टिक का उदाहरण है। एग्जाम्पल लौह। रासायनिक विधि से तैयार प्लास्टिक दो प्रकार के होते हैं, एक थर्मोप्लास्टिक और बी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक, यह गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। इसमें यह गुण सदैव मौजूद रहता है, चाहे इसे कितनी बार ठंडा व गर्म किया जाए। जिन कार्बनिक यौगिकों के अंत में एक द्विबंध रहता है उनके योग बहुलकीकरण में थर्मोप्लास्टिक बनते हैं। उदाहरण पॉलीस्टाइरीन, पॉलीथीन, नायलॉन तथा पॉलीवाइनिल क्लोराइड, टेफ्लॉन आदि। पॉलीथीन, एथिलीन C2H4 को उच्च ताप एवं उच्च दाब पर बहुलकीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग तार के ऊपर का आवरण, पैकिंग, थैलियाँ बनाने में होता है। पॉलीस्टाइरीन, फेनिल एथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप प्राप्त होता है। इसका उपयोग अम्ल रखने की बोतल, सेलो के कवर आदि में होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड, वाइनिल क्लोराइड के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में होता है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अगला है पॉलीविनाइल क्लोराइड। वाइनिल क्लोराइड के बहुलकीकरण से प्राप्त होता है। इसका उपयोग पतली चादरें, फिल्म, बरसाती सीट, कवर आदि बनाने में होता है। अगला थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, यह वह प्लास्टिक है जो पहली बार गर्म करते समय मुलायम हो जाता है और उसे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है। इसे पुनः गर्म करके मुलायम नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार के अनुत्क्रमणीय बहुलकों को ताप दृढ़ बहुलक कहते हैं। उदाहरण बेकेलाइट तथा मेलामाइन। बेकेलाइट, यह फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग रेडियो, टेलीविज़न आदि के केस, बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। रबर, रबर दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक एवं संश्लेषित। प्राकृतिक रबर, यह आइसोप्रीन का बहुलक होता है। यह थर्मोप्लास्टिक। वल्कनीकरण, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ मिलाकर गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। इसके बाद रबर एक निश्चित आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार के रबर का उपयोग दस्ताना, रबर बैंड बनाने में किया जाता है। रबर आसानी से कार्बन डाइसल्फाइड में घुल जाता है। प्राकृतिक रबर काफ़ी मुलायम होता है। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें कार्बन मिलाया जाता है, तब इसका प्रयोग ट्यूब, टायर आदि बनाने में किया जाता है। संश्लिष्ट रबर, नियोप्रीन 2-क्लोरोब्यूटाडाइन के बहुलीकरण से बनता है। इसका उपयोग विद्युत रोधी पदार्थ, विद्युत तार, कन्वेयर बेल्ट, खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में किया जाता है। थाइकोल, यह दूसरा कृत्रिम रबर है जो डाइक्लोरोइथेन को पॉलीसल्फाइड की प्रतिक्रिया से बनाया जा सकता है। इसका उपयोग खनिज तेल ले जाने वाले पाइप बनाने में, विलायक जमा करने वाला टैंक आदि बनाने में किया जाता है। नोट, थाइकोल रबर को ऑक्सीजन मुक्त करने वाले रसायनों के साथ मिलाकर रॉकेट इंजनों में ठोस ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रेशे, वे श्रृंखलायुक्त ठोस जिनकी लंबाई चौड़ाई की अपेक्षा सैकड़ों या हजारों गुना अधिक हो, रेशे कहलाते हैं। रासायनिक रेशे, नायलॉन, नायलॉन शब्द न्यूयॉर्क शहर के NY तथा लंदन के LON को मिलाकर बनाया गया। नायलॉन ऐसे छोटे कार्बनिक अणुओं के बहुलकीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाया जा सकता है जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध नहीं है। यह एक पॉलीएमाइड रेशे का उदाहरण है। इसमें एमाइड समूह डबल बॉन्ड CONH2 प्रत्येक इकाई पर होता है तथा बार बार दोहराया जाता है। पॉलीएमाइड रेशा बनाने के लिए 2 एमीन बॉन्ड NH2 समूह युक्त किसी कार्बनिक यौगिक की अभिक्रिया किसी ऐसे कार्बनिक यौगिक के साथ की जाती है जिसमें कार्बोक्सिलिक अम्ल बॉन्ड COOH के 2 समूह हो। नायलॉन मानव द्वारा संश्लिष्ट किया गया पहला रेशा था। इसका निर्माण सर्वप्रथम सन 1935 ईस्वी में किया गया था तथा व्यापारिक स्तर पर पहली बार सन 1939 में महिलाओं के लिए जुराबे इससे बनाई गई। नायलॉन का उपयोग मछली पकड़ने के जाल में, पैराशूट के कपड़ों में, टायर, दांत ब्रश, पर्वतारोहण के लिए रस्सी आदि में होता है। रेयॉन, सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशे को रेयॉन कहते हैं। रेयॉन बनाने के लिए सेल्यूलोज, कागज की लुगदी या कास्ट को लिया जाता है। इसे शांत तथा ठंडे सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कार्बन डाइसल्फाइड से उपचारित करते हैं। इसके बाद
इस सेल्यूलोज के विलयन को धातु बेलनों में बने छिद्रों में से होकर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में गिराया जाता है। यहाँ इसके लंबे लंबे तंतु बन जाते हैं। रेयन रासायनिक दृष्टि से सूत के समान है। रेयन का उपयोग कपड़ों बनाने में, कालीन बनाने में, चिकित्सा क्षेत्र में लिंट या जाली बनाने के लिए किया जाता है। पॉलिएस्टर, इसे इंग्लैंड में विकसित किया गया था। इसे संश्लिष्ट करने के लिए 2 हाइड्रोक्सिल समूह युक्त कार्बन यौगिक की अभिक्रिया 2 कार्बोक्सिलिक समूह के यौगिक के साथ की जाती है। हाइड्रोक्सिल तथा कार्बोक्सिलिक समूह के मध्य अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप एस्टर समूह बनता है। चूंकि इस रेशे में अनेक एस्टर समूह होते हैं, इसलिए इसे पॉलिएस्टर कहते हैं। पॉलिएस्टर का उपयोग कपड़े के रूप में, पोल नौकाओं का पोल बनाने में, अग्निशमन के प्रयुक्त होज पाइप बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कार्बन फाइबर, कार्बन फाइबर कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला से बने होते हैं। इनका संक्षरण नहीं होता। इसका निर्माण संश्लिष्ट रेशों को ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करके किया जाता है, जिससे रेशे अपशिष्ट होकर कार्बन फाइबर उत्पन्न करते हैं। इसका उपयोग अंतरिक्ष यान तथा खेलकूद की सामग्री बनाने में होता है। पेट्रोलियम उद्योग, पेट्रोलियम प्राय प्राकृतिक गैस के नीचे पाया जाता है। कच्चे पेट्रोलियम को प्रभावी आसवन के द्वारा शुद्ध किया जाता है। इसमें भिन्न भिन्न क्वथनांक पर संघनित प्रभाज पृथक पृथक इकट्ठे कर लिए जाते हैं, जिससे पेट्रोलियम का उत्पाद कहा जाता है। ईंधन, ईंधन वह पदार्थ जो हवा में जलकर बगैर अनावश्यक उत्पाद के ऊष्मा उत्पन्न करता है, ईंधन कहलाता है। एक अच्छे ईंधन के निम्नलिखित गुण होने चाहिए। वह सस्ता एवं आसानी से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, उसका ऊष्मीमान उच्च होना चाहिए। तीसरा, जलने के बाद उससे अधिक मात्रा में अवशिष्ट पदार्थ नहीं बचना चाहिए। चौथा, जलने के दौरान या बाद कोई हानिकारक पदार्थ नहीं उत्पन्न होना चाहिए। पांचवा, उसका जमाव परिवहन आसान होना चाहिए। छठा, इसका जलना नियंत्रित होना चाहिए। सातवां, उसका ज्वलन ताप निम्न होना चाहिए। ईंधन का ऊष्मीमान, किसी ईंधन का ऊष्मीमान ऊष्मा की वह मात्रा है जो उस ईंधन के 1 ग्राम को वायु या ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के पश्चात प्राप्त होती है। किसी भी अच्छे ईंधन का ऊष्मीमान अधिक होना चाहिए। सभी ईंधनों में हाइड्रोजन का ऊष्मीमान सबसे अधिक होता है, परंतु सुरक्षित भंडारण की सुविधा नहीं होने के कारण उपयोग आमतौर पर नहीं किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में किया जाता है। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। अपस्फोटन एवं ऑक्टेन संख्या, कुछ ईंधन ऐसे होते हैं जिनका वायु मिश्रण का इंजनों के सिलेंडर में ज्वलन समय के पहले हो जाता है, जिससे ऊष्मा पूर्णतया कार्य में परिवर्तित न होकर धात्विक ध्वनि उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है। यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है। ऐसे ईंधन जिनका अपस्फोटन अधिक होता है उपयोग के लिए उचित नहीं माने जाते हैं। अपस्फोटन कम करने के लिए ऐसे ईंधनों में अपस्फोटरोधी यौगिक मिला दिए जाते हैं, जिससे इनका अपस्फोटन कम हो जाता है। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक टेट्रा एथिल लेड है। अपस्फोटन को ऑक्टेन संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। किसी ईंधन जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होती है का अपस्फोटन उतना ही कम होता है तथा वह उतना ही उत्तम ईंधन माना जाता है। ईंधन का वर्गीकरण, भौतिक अवस्था के आधार पर ईंधन निम्न प्रकार बांटा गया है। ईंधन, पहला, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, लकड़ी, कोयला, चारकोल, कोक आदि। द्रव, पेट्रोल, स्प्रीड, डीजल, इथल, किरासन, अल्कोहल आदि। गैसीय ईंधन, प्राकृतिक गैस, कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, गोबर गैस आदि। कोयला, कार्बन की मात्रा के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है। पहला पिट कोयला, दूसरा लिग्नाइट कोयला, तीसरा बिटुमिनस कोयला और चौथा एंथ्रासाइट कोयला। पिट कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 50% से 60% तक होती है। इसे जलाने पर अधिक राख एवं धुआं निकलता है। यह सबसे निम्न कोटि का कोयला है। दूसरा, लिग्नाइट कोयला। कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा 65% से 70% तक होती है। इसका रंग भूरा होता है। इसमें जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है। तीसरा, बिटुमिनस कोयला। इसे मुलायम कोयला भी कहा जाता है। इसका उपयोग घरेलू कार्यों में होता है। इसमें कार्बन की मात्रा 70% से 85% तक होती है। चौथा, एंथ्रासाइट कोयला। यह कोयले की सबसे उत्तम कोटि है। इसमें कार्बन की मात्रा 85% से भी अधिक रहती है। द्रव ईंधन, पेट्रोल, डीजल, किरासन तेल, अल्कोहल, स्प्रिट सभी द्रव ईंधन के उदाहरण है। अगला आता है गैसीय ईंधन।
प्राकृतिक गैस, यह पेट्रोलियम कुआं से निकलती है। इसमें 95% हाइड्रोकार्बन होता है, जिसमें 80% मीथेन रहता है। घरों में प्रयुक्त होने वाली द्रवित प्राकृतिक गैस को एलपीजी कहते हैं। यह ब्यूटेन एवं प्रोपेन का मिश्रण होता है, जिसे उच्च दाब पर द्रवित कर सिलेंडरों में भरा लिया जाता है। एलपीजी अत्यधिक ज्वलनशील होता है, अतः इससे होने वाले दुर्घटना से बचने के लिए इसमें सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टोन को मिला देते हैं, ताकि इसके रिसाव को इसकी गंध से पहचान लिया जाए। गोबर गैस, गीले गोबर अर्थात पशुओं के मल के सड़ने पर ज्वलनशील मीथेन गैस बनती है, जो वायु की उपस्थिति में सुगमता से जलती है। गोबर गैस संयंत्र में शेष रहे पदार्थ का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस, यह गैस लाल तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके बनाई जाती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड ईंधन का काम करता है। इसमें 70% नाइट्रोजन, 25% कार्बन मोनोऑक्साइड एवं 4% कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। इसका ऊष्मीमान 1100 से 1750 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। कांच एवं इस्पात उद्योग में इसका उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। जल गैस, इसमें हाइड्रोजन 49%, कार्बन मोनोऑक्साइड 45% तथा कार्बन डाइऑक्साइड 4.5% होता है। इसका ऊष्मीमान 2500 से लेकर 2800 किलो कैलोरी पर किलोग्राम होता है। इसका उपयोग हाइड्रोजन एवं अल्कोहल के निर्माण में अपचायक के रूप में होता है। कोल गैस, यह कोयले के भंजक आसवन से बनाया जाता है। यह रंगहीन तीक्ष्ण गंध वाली गैस है। यह वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण बनाती है। इसमें 45% हाइड्रोजन, 35% मीथेन, 11% कार्बन मोनोऑक्साइड, 5% हाइड्रोकार्बन, 3% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ईंधन का ऊष्मीमान उसकी कोटि का निर्धारण करता है। अल्कोहल को जब पेट्रोल में मिला दिया जाता है तो उसे पावर अल्कोहल कहते हैं, जो ऊर्जा का एक वैकल्पिक स्रोत है। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन का प्रयोग होता है। इससे आगे हम 3rd लेक्चर में अध्ययन करेंगे। इसी प्रकार के और ऑडियो क्लिप प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।